Nation Choice Award 100 Top Educators, Young Author of the Year 2020, Youth Leader Award और करमवीर चक्र अवार्ड जैसे कई अवार्ड से सम्मानित श्री यश तिवारी जी मेंटरशिप, पब्लिक स्पीकिंग और ट्रेनिंग के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। ग्लोबली रिनाउंड प्लेटफॉर्म टेडएक्स पर टेड टॉक और जोश टॉक्स डिलीवर कर चुके श्री यश तिवारी जी मेंटल हेल्थ एडवोकेट और मोटिवेशनल गाइड के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। ब्लिस्टर्स ऑफ द बैटल, अ सेलिब्रेशन इन ट्रिब्यूलेशन और पैंडेमिक 2020 राइफ ऑफ द वायरस जैसी बेस्ट सेलर्स के ऑथर श्री यश तिवारी जी ने विजन और पैशन से अपनी अलग और खास पहचान बनाई है। देश विदेश में अपनी प्रतिभा से सभी को प्रभावित कर चुके श्री यश तिवारी जी इंटरनेशनल रिकॉर्ड होल्डर के अलावा इंटरनेशनल रेडियो होस्ट के तौर पर भी लोकप्रिय हैं। ग्लोबल यूथ मेंटर और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर श्री यश तिवारी जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। Hi there, this is Yash Tiwari, a global youth mentor, a mental health awareness advocate, an international award-winning public speaker and a #1 best-selling author of multiple books. In the session today, we are going to be talking about the topic, as you can see on the screen right now, unlocking success, navigating the path to profitability with limited capital. आज के ज़माने में हम देखते हैं कि स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स भी आ रही हैं, बहुत सारे ग्लोबल वेलफेयर इनिशिएटिव्स शुरू हो रहे हैं बाय मेनी प्लेटफॉर्म्स अराउंड द वर्ल्ड which are primarily focusing on the growth and development and blooming of startups. इससे मतलब हमको ये जानने को मिलता है कि startup is no longer just a trend जो कि famous है या जिसको लोग try out करना चाह रहे हैं. It is becoming a way of life, a way of economy, a way of market. It is becoming a way in which people want to sustain their careers or their livelihood in the longer run. आजकल हम ये देखते हैं कि लोग इन स्टार्टअप्स को सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए शुरू नहीं करते। दे एक्चुअली हैव ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट्स दैट दे वांट टू मटीरियलाइज इन द वर्ल्ड, दैट दे वांट टू नॉट ओनली एक्सपैंड इन अ वेरी प्रॉफिटेबल मैनर बट दे वांट टू क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट विद इन द वर्ल्ड एज वेल। कितने सारे स्टार्टअप्स हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे शुरू होते हैं, लोकली शुरू होते हैं विद लोकल कस्टमर्स, लोकल ऑडियंसेस इन द इनिशियल फेज, एंड वो पहुंच जाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे दे हैव कस्टमर्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। ई कॉमर्स एवेन्यूज़ के द्वारा या फिर किसी भी एक ग्लोबलाइज्ड एवेन्यू के द्वारा दी स्टार्टअप्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल स्केल ग्रो आउट टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस प्लेटफॉर्म्स अराउंड द वर्ल्ड। बट डेफिनेटली इसमें कहने की बात है कि जिस तरीके का सपोर्ट एंड इनकरेजमेंट आजकल के ज़माने में स्टार्टअप के कल्चर को, स्टार्टअप की ट्रेंड्स को और स्टार्टअप की प्रैक्टिस को मिल रहा है, दैट ऑल्सो प्लेज अ ह्यूज रोल। वन थिंग हाउएवर which can never ever be overlooked, which certainly plays a very huge role, is resource, the capital. ये कह देना एक बहुत ही आसान बात होती है कि वन स्टार्टअप इज़ डूइंग सो ग्रेट, बट जब आप उस स्टार्टअप के उस इनिशियल फेज को देखते हैं, व्हेन दे वर जस्ट ट्राइंग आउट, व्हेन दे वर फिगरिंग आउट हाउ टू इवन मेक द एंड्स मीट, हाउ टू मेक द ब्रेक इवन, हाउ टू पे द एम्प्लॉयज़, तब जाके आपको जानने को मिलता है कि किसी भी स्टार्टअप की शुरुआती दौर की जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारे उतार और चढ़ाव होते हैं। स्पेशली जब कैपिटल की बात आती है, यानी कि उन फंड्स की, उन रिसोर्सेज की, उन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात आती है, वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा होता है विच इज़ एट टाइम्स लेफ्ट अनसेड और इवन ओवरलुक्ड। बट जब हम गाइड करते हैं एक एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को, आपके जैसे किसी एक एस्पायरिंग बिजनेस पर्सन को, व्हेन वी आर गाइडिंग यू, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस सच्चाई को आपके सामने प्रेजेंट करें। किसी भी बड़े से बड़े स्टार्टअप को शुरू करने से पहले या इवन छोटे से छोटे स्टार्टअप को शुरू करने से पहले भी फंड्स की ज़रूरत होती है। फंड्स कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। ये कहना आसान है कि बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है, बहुत ही ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट है जिस पे आप एक
प्रोडक्ट को मटीरियलाइज करना चाहते हैं या सर्विस को कॉन्सेप्चुलाइज करना चाहते हैं या इवन बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, ये कहना आसान है, बट इसको एक्चुअली मटीरियलाइज करना, इनिशिएट करना, प्रोटोटाइप करके प्रेजेंट करना इन द रियल वर्ल्ड, इट रिक्वायर्स समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज कैपिटल। एंड जैसा कि मैंने कहा था, ये सच्चाई को फेस करना एंड इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए, कि कई बार ऐसा होता है कि अपने फर्स्ट स्टार्टअप को शुरू करने के समय आपके पास शायद फंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। जो कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, इट माइट नॉट इवन बी एज मच एज यू नीड टू गेट द प्रोटोटाइप्स रेडी और टू गेट द इनिशियल लाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीटेड। कई बार ये इनिशियल फेज ऑफ स्टार्टअप डिपेंड करता है इंटायरली, एंड आई मीन एब्सोल्युटली इंटायरली, ऑन अ वेरी लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड कैपिटल से हमारा यहाँ पे मतलब हो सकता है ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द फाइनेंशियल रिसोर्स। एक बहुत ही ग्रामेटिकल सेंस में, टेक्निकल सेंस में लिमिटेड कैपिटल का मतलब होता ही है फाइनेंशियल रिसोर्स, बट देन इसको आप एक एक्सपैंडेड रूप से भी देख सकते हैं, वेयर इन द लिमिटेड कैपिटल नॉट ओनली रेफर्स टू द फाइनेंशियल रिसोर्स, रादर इट रेफर्स टू द रिसोर्सेज इन जनरल। वो रिसोर्सेज किसी भी तरीके की हो सकती हैं, बिकॉज ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैपिटल क्या समझते हैं। अगर आपके हिसाब से कैपिटल का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो फंड्स हैं जो कि मॉनिटरली आपके स्टार्टअप को सस्टेन करते हैं इन द इनिशियल फेज, देन डेफिनेटली लिमिटेड कैपिटल हैज़ दैट डेफिनेशन। बट अगर आपके हिसाब से आपकी टीम, आपकी एम्प्लॉई बेस, आपकी प्रोडक्ट लाइन, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपका बिजनेस प्लान, वो भी उतना ही बड़ा कैपिटल है एज अपोज टू एनी फाइनेंशियल और द मॉनिटरी पार्ट ऑफ इट ऑल, देन उसमें भी कई बार आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी पड़ती है, स्पेशली इन द इनिशियल फेज, जब आप इवन फर्स्ट लाइन ऑफ एम्प्लॉयज़ को सर्च कर रहे होते हैं, या इवन आपके पास हायर करने को एक बहुत ही स्मॉल पूल ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है, या इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट यू डू हैव अ लॉट ऑफ डेडिकेशन, यू डू हैव अ लॉट ऑफ कन्विक्शन, एंड इवन विद दिस, even with a very limited capital, you have a lot of resilience to walk through. यहाँ पे हमको एक जो बात जानने को मिलती है वो ये है कि किसी भी स्टार्टअप के शुरुआती दौर में एक बात को रियलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, द वैल्यू विद विच यू आर स्टार्टिंग इट अप, द वैल्यू विद विच यू आर स्टार्टिंग अप द स्टार्टअप या बिजनेस या कोई भी प्लेटफॉर्म। बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि इवन व्हेन द सिचुएशन comes up that you are having big plans with a small budget या फिर एक limited capital, you do walk through. आप गिव इन नहीं करते, आप गिव अप नहीं करते, आप कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढने का प्रयास करते हैं जिसकी मदद से आप बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड रिसोर्स की मदद से भी बड़े से बड़े आइडियाज़ को मटीरियलाइज कर सकें। एंड डेफिनेटली आज के सेशन में आपको इस टॉपिक को लेकर ही इतना कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे एक बहुत ही मिनिमल से बजट पे, एक बहुत ही लिमिटेड से मिनिमल से कैपिटल पे बड़े से बड़े स्टार्टअप्स को खड़ा किया जा सकता है, स्पेशली इन द इनिशियल फेज। दैट इज़ व्हाट वी विल ऑल टॉक अबाउट इन द सेशन एज वी गो अहेड। एंड स्पीकिंग ऑफ विच, इंट्रोडक्शन के तौर पे आप इस डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान डालिए। Unlocking success, navigating the path to profitability with limited capital. In this session, we will explore strategies and techniques to achieve profitability even when capital is limited. Get ready to learn how to make the most of your resources and turn your business into a profitable venture. ये डेफिनेशन देखने में तो शायद आपको बहुत ही जेनरिक लग रही होगी, बट यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स पे ज़रा अपना ध्यान डालिए, कुछ बहुत ही fascinatingly interesting keywords, very important for you as an aspiring entrepreneur. Profitability. For once, just look at this word. Just think about what is the first thing that comes to your mind when we talk of the word profitability. सबसे पहला शब्द या सबसे पहली चीज़ आपके मन में क्या आती है जब हम लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, profitability? Is it about the monetary part of it all? It could be.
प्रॉफिटेबिलिटी शायद आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी गेन्स को लेकर ही हो, मॉनेटरी प्रॉफिट्स को लेकर ही हो, और इज इट अबाउट समथिंग एल्स एज वेल? Is the expansion of the venture or the growth of the customer base or the increase in the fundings or the expansion of the employee base also something जिसको आप profitability के तौर पे ही देखते हैं? Because profits होते क्या हैं? बढ़ोतरी, right? Growth. That is what profitability is a marker of. Profitability gives a reference to the बढ़ोतरी, the growth of your platform. बढ़ोतरी का मतलब ही ये होता है कि आपका जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जो स्टार्टअप है, वो मल्टीपल एवेन्यूज में ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, विच रिक्वायर्स फॉर यू टू थिंक ऑफ व्हाट ऑल आर द अदर एस्पेक्ट्स कि आप जब इन 10 एवेन्यूज में ग्रोथ करेंगे तब जाके बिजनेस प्रॉफिटेबल हो पाएगा. इट साउंड्स मोर फीजिबल, इट साउंड्स more convenient and more easier to achieve. रादर ये कह देना कि बिजनेस को एकदम से 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल बनाना है, ये कहना कि इन 10 चीज़ों पे काम करना चाहते हैं आप इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय बेस, कस्टमर बेस और फंडिंग पे काम करना चाहते हैं, 4 चीज़ों पे, ताकि इवेंचुअली 1 साल के अंदर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सके. इट साउंड्स मोर फीजिबल. एंड बिगर बात यह है कि फीजिबल से ज़्यादा इट साउंड्स technically correct. It sounds like a properly navigated plan. ये एक प्लान वर्क साउंड कर रहा है कि जब आप इन 4 चीज़ों पे काम करेंगे तब जाके आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो पाएगा. इट फील्स लाइक अ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम. बस फर्क यहाँ पे आता है कि इस जीपीएस नेविगेशन सिस्टम में आपके पास जो रिसोर्सेज हैं टू नेविगेट थ्रू इट ऑल, वो शायद बहुत ही लिमिटेड हो. इवन दो द मैप इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू कि इन 4 चीज़ों पे काम किया तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया. अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया और टेक्नोलॉजी पे काम किया और एम्प्लॉय बेस पे काम किया और प्रोडक्ट लाइन पे काम किया तो ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा. बट इन 4 एवेन्यूज़ पे भी काम करने के लिए द रिसोर्सेज दैट यू हैव, द फंड्स दैट यू हैव, दे माइट बी वेरी लिमिटेड. तो बड़ा सवाल यहाँ पे यही आता है कि आखिर थोड़े से ही लिमिटेड फंड्स के साथ बड़े से बड़े बिजनेसेस को कैसे खड़ा किया जाता है. जैसे कि आपने अब दूसरा कीवर्ड जो कि हमारे स्क्रीन पे इस डेफिनेशन में देखा होगा, एंड अगर उस पर ध्यान नहीं गया, अलाउ मी टू एम्फसाइज ऑन इट, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स. स्ट्रैटेजीज कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट शब्द नहीं है एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर. आपने टाइम एंड अगेन इस शब्द को सुना भी होगा, इस्तेमाल भी किया होगा. एवरी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैज़ अ स्ट्रैटेजी फॉर देयर बिजनेस. एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैज़ अ स्ट्रैटेजी with which they have worked on a successful business. But when it comes to working on a limited budget, a limited capital, यहाँ पे strategies का मतलब ही कुछ और हो जाता है. Because here the strategies are not just an added advantage, they are the bread and butter for you. They are the basic requirement for you. They are what will make it or break it for the specific startup, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड बजट पे फंक्शन कर रहा है. इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर ऐसे तौर तरीकों की मदद से अनकन्वेंशनली मे बी एक कन्वेंशनल स्टार्टअप चलाना चाह रहे हैं जिसको सस्टेन करने के लिए उतनी रिसोर्सेज आपके पास है नहीं जितनी शायद किसी कंपेटिटर के पास होगी या ऑर्डिनरली किसी बिजनेस के पास होती है व्हेन दे आर ट्राइंग टू रन द सेम द काइंड ऑफ स्टार्टअप दैट यू आर कमिंग अप विद. मान लेते हैं कि अगर आप एक क्लोथिंग लाइन शुरू कर रहे हैं, द काइंड ऑफ फंड्स दैट यू हैव इज नॉट इवन 10% ऑफ व्हाट another clothing line with the similar sort of products used or uses, especially in the initial phase. But प्रश्न यहाँ पे यही आता है कि even उस nearly 10% of the required fund पे आखिर कैसे बिजनेस को शुरू किया जा सकता है. Because either you can say कि नहीं किया जा सकता and given, or you can say किया तो जा सकता है, बस स्ट्रैटेजी को ढूंढने की देर है.
बस उन टेक्निक्स को ढूंढने की देर है. बिकॉज इफ यू आर चूजिंग द लैटर वन, एंड आई होप दैट यू आर, देन हर उस एक स्ट्रैटेजी और टेक्निक का आंसर आज के हमारे सेशन में हम आपके साथ शेयर करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग करने की अबाउट द लिमिटेड कैपिटल, यानी कि लिमिटेड कैपिटल आखिर होता क्या है एग्जैक्टली ये हम जानने का प्रयास करेंगे टू एक्चुअली इनिशिएट दिस कन्वर्सेशन. और वो भी इस प्रकार से लॉक्ड अप थे विद इन द फोर वॉल्स ऑफ देयर हाउसेस ड्यूरिंग द कोविड कि हर एक इंसान सिर्फ अपने घरों की चार दीवारों के अंदर ही कैद है. ना तो बाहर जा सकते हैं, ना लोगों से मिल सकते हैं, ना तो खरीदारी के लिए जा सकते हैं, ना तो मार्केट विजिट कर सकते हैं, ना ही मॉल विजिट कर सकते हैं. नो मैटर वॉट, यू आर जस्ट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ योर हाउसेस. कई घरों में उस समय राशनिंग बहुत ही इंक्रीज लेवल पे शुरू हो गई थी. इवन द प्लेसेस वेयर द पीपल आर वेल टू डू, दे हैव ऑल द रिसोर्सेज, इवन वहाँ पे भी राशनिंग चल रही थी बिकॉज देर वॉजेंट एनी सर्टेनिटी अबाउट when the quarantine will be lifted or when the pandemic will get over. ऐसा क्यों? क्योंकि सबको ये लग रहा था कि जो रिसोर्सेज हैं उनको एक सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए फॉर द लॉन्गर रन, बिकॉज पैंडेमिक के बारे में किसी को कोई सर्टेनिटी नहीं थी. यहाँ पर मैंने एनालॉजी ये इसलिए उठाई बिकॉज लिमिटेड कैपिटल कहीं ना कहीं आपके उस पैंडेमिक की तरह ही एक्ट करते हैं फॉर द स्टार्टअप्स दैट यू वांट टू इनिशिएट और दैट यू अस्पायर टू इनिशिएट. बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं और आपके पास एक वेल टू डू बिजनेस प्लान है, एक वेल टू डू आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट लाइन, इवन टीम है, सर्टेनिटी इस बात की नहीं होती अपने फर्स्ट कह सकते हैं लाइन ऑफ फंडिंग के बाद कि नेक्स्ट फंडिंग आएगी कब और आएगी कहाँ से और आएगी कैसे. द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप मैं पहले से बता देता हूँ बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होती है. एट टाइम्स इट जेन्युइनली टेस्ट्स यू, इट टेस्ट्स यू इन रिगार्ड्स कि आपको सीरियसली नहीं पता होता, स्पेशली इन द इनिशियल फेज जब आपका बिजनेस ऑलरेडी अभी प्रॉफिटेबल नहीं बना है, यू आर जस्ट ट्राइंग थिंग्स आउट इन 20 डिफरेंट डायरेक्शंस. वो ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस ऐसा होता है कि आपको लेजिटिमेटली आइडिया नहीं होता कि नेक्स्ट सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से आने वाली है, आप कैसे अपने हर एक एम्प्लॉय को पे आउट करेंगे when even the business itself is not generating as much profits as required or as you need to. ऐसे सिचुएशन में सवाल ये आता है कि अगर हम लोग इसको थोड़ा और स्पेसिफिकली कह सकते हैं परसीव करें, लेट्स से दैट यू नो कि आपके पास एक बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, मॉनेटरी रिसोर्स है स्टार्टअप को शुरू करने के लिए. यू हैव नो आइडिया कि नेक्स्ट फंड कहाँ से आने वाले हैं, यू हैव नो आइडिया कि उसके बाद के नेक्स्ट टू नेक्स्ट फंड्स कहाँ से आएंगे. You just have a good idea, you just have a very limited money. वो आपकी सेल्फ इन्वेस्टेड हो सकती है, वो आपकी बैंक से ली गई हो सकती है, वो आपकी किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर, किसी एंजल इन्वेस्टर की हो सकती है, whatever that might be. बट एक बहुत ही नॉमिनल सम यू हैव एंड दैट्स ऑल दैट यू हैव बियॉन्ड द ग्रेट आइडिया. अब ऐसे सिचुएशन में जो अनसर्टेनिटी आती है वो इस बात की है कि you are putting it all on a certain business idea. Now it is very much required कि वो business idea in the longer run profitable हो जाए no matter what. वहाँ पर strategies, technicalities and जैसा कि मैंने पहले कहा था resilience एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. Because as I said, the world of entrepreneurship is very testing. तो ऐसे में आपको रेजिलियंस की ज़रूरत नेसेसरली होती ही है. और जैसा कि हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, केयरफुल प्लानिंग एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एक बहुत ही बड़ा और रादर मैं कहूँगा बहुत ही बड़े डायमेंशंस होते हैं किसी भी लिमिटेड फंड के.
बिकॉज लिमिटेड फंड का सबसे बड़ा गेम ये है कि आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज या फिर किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज पे बड़े से बड़े बिजनेस फंक्शंस को कंप्लीट करना है। जस्ट बिकॉज रिसोर्सेज कम है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिजनेस प्रैक्टिस में कहीं भी पीछे रह सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट। आपको गेम में तो आगे रहना है, बट एट द सेम टाइम जो इनिशियल रूप से फंडिंग मिली है वो थोड़ी कम होगी। सो सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आखिर केयरफुली स्पेंडिंग की कैसे जाए। व्हाट आर द एवेन्यूज जहाँ पे थोड़ा सा रैशनिंग की जा सकती है, लाइक आई वॉज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द पैंडेमिक, एंड व्हाट आर द एवेन्यूज जहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट लगाने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर रनिंग अ टेक स्टार्टअप लेकिन आप अपने कंप्यूटर्स पे ही इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे बिकॉज यू आर टू अफ्रेड कि फंड्स बहुत कम है, और आप पूरा इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में, विल इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स नॉट, बट पीपल डू दैट। Aspiring entrepreneurs do make the mistake where they think of the visual or the materialistic aspects to be more important than the literal aspects which require more and more of the same. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ठीक है, एवरीबडी परसीव्स देयर केयरफुल इन्वेस्टमेंट एंड फंडिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट या एज पर देयर जजमेंट, बट दूसरा जो पॉइंट हमारा है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, दिस इज नॉट एज मच ऑफ अ जेनरिक टर्म जितना कि ये शायद आपको सुनाई दे रही होगी। एफिशिएंट यूज़ के बारे में हर कोई कहता है कि एफिशिएंटली यूज़ करो, इट इज़ बेसिकली सिनोनिमस टू केयरफुल प्लानिंग, राइट? बट एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का एक और बहुत ही बड़ा मतलब होता है, वो ये है कि जब आपके पास रिसोर्सेज हैं और आपके पास अपना एक बिजनेस प्लान है, द बिगर पिक्चर दैट यू लुक एट, it has to be something which you have as much clarity about as you have about the small picture. अब इन सारी भारी भड़कम बातों का अर्थ ये है कि आप अपने बिजनेस को देखते हैं, या जब आप अपने बिजनेस को देखते हैं ज़रूरी है कि आप उस बिजनेस को दो नज़रियों से देखिए। इन द स्मॉलर पिक्चर ऑफ थिंग्स, स्मॉलर स्केल पे, कि आप इन द नियर फ्यूचर नेक्स्ट मंथ के पे रोल्स कैसे होंगे, नेक्स्ट मंथ की इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, नेक्स्ट मंथ के प्रोडक्ट लाइन कैसी होगी, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप कस्टमर के साथ इंटरैक्ट कैसे करेंगे, स्मॉलर स्केल स्टफ। बट देन द बिगर पिक्चर थिंग्स, आप अपने बिजनेस को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं, आप अपने बिजनेस की कितनी ज़्यादा ब्रांचेस खोलना चाहते हैं इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स और सो, आप अपनी टीम को नेक्स्ट 10 मंथ्स में ही कितना एक्सपैंड करना चाहते हैं। These are the points जो कि बिगर पिक्चर को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग्स ऑफ कोर्स। आप बहुत सारी और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो गई बात, या फिर इवन नेटवर्किंग को लेकर हो गई बात, या इवन कस्टमर बेस को एक्सपैंड करने को लेकर हो गई बात, वट एवर इट माइट बी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। यू हैव टू थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर while you are very much concentrated on the smaller picture as well. Because जब आपके पास बिगर पिक्चर की क्लैरिटी होती है ना, तब आपके पास जाके कहीं पे स्मॉलर पिक्चर को लेकर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाता है। एंड जब आपके पास इस बिगर पिक्चर एंड स्मॉलर पिक्चर का कॉन्फिडेंस होता है, तब जाके इफेक्टिव एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो पाता है। बिकॉज एवरी सिंगल इन्वेस्टमेंट दैट यू विल डू, you are doing it with a clear clarity in regards to the smaller picture कि immediately आपको किन चीज़ों की requirement है, as well as the bigger picture कि in the longer run आपको किन चीज़ों की requirement होगी अपनी growth, अपने business के advancement के लिए। So whatever investment you will be making, whatever usage of funds you will be doing, भले ही जितने भी limited वो capital क्यों ना हो, आप उसको एक बहुत ही resourceful तरीके से करेंगे in a very automatic manner, because आप देख रहे होंगे at a journey far beyond just the limited smaller picture of things. तो अब हम लोग अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं ये बात करते हुए कि आखिर लिमिटेड कैपिटल के साथ डील कैसे किया जाए, या कैसे अपने स्टार्टअप की ग्रोथ की जाए इवन विद अ वेरी लिमिटेड कैपिटल। नंबर 1, सेटिंग रियलिस्टिक गोल। To unlock success with limited capital, it is crucial to set realistic goals. By definition, clear and achievable objectives, you can focus your resources on the most important areas. Setting realistic goals help you prioritize and make efficient use of your limited capital.
गोल सेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेरे हिसाब से अपने बिजनेस प्लान को डेवलप करने जितना ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसका कारण ये है कि जब आपके पास गोल्स होते हैं तभी आप उस स्मॉलर पिक्चर बिगर पिक्चर थिंग को देख पाते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, एंड दस सब्सिक्वेंटली एक रिसोर्सफुल मैनर में एफिशिएंट यूज़ ऑफ अपने लिमिटेड बजट का आप कर पाते हैं। बट यहाँ पे हमारा कन्वर्सेशन उस पॉइंट से थोड़ा बड़ा है, बिकॉज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट goes into the philosophy of business itself or the philosophy of startups. स्टार्टअप का कल्चर आज के ज़माने में इतना ज़्यादा ब्लूम इसलिए कर रहा है बिकॉज as we see more and more in the youngsters nowadays, there is a drive to achieve their goals. There is a drive to achieve their ambitions and passions to create an impact. हर एक यंगस्टर अपने विजन के साथ काम कर रहा है या काम करना चाहता है। कोई शायद फूड इंडस्ट्री में कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहता है, कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री में कुछ रेवोल्यूशनरी करना चाहता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग में, कोई एंटरटेनमेंट में। एवरीबडी हैज़ देयर ओन एम्बिशंस सेट in so many industries, so many walks of life, so many dimensions of the world. But then, these are not just mere ambitions. ये goal driven होती हैं. There are specific goals with which these people, these aspiring entrepreneurs such as yourself, achieve करना चाहते हैं अपने dreams को, अपने visions को. ये goals कभी भी limited नहीं होने चाहिए. I know screen पे लिखा हुआ है setting realistic goal, but अभी मैं आपके साथ एक दूसरी बात कर रहा हूँ. ड्रीम कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए, एम्बिशन कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए, गोल्स कभी भी छोटे नहीं होने चाहिए, गोल्स बड़े से बड़े होने चाहिए, एम्बिशंस बड़े से बड़े होने चाहिए, विजन बड़े से बड़े होने चाहिए। बिकॉज जब आप बिगर पिक्चर के गोल्स को बड़े से बड़ा सेट करेंगे ना, तभी तो आप स्मॉलर पिक्चर में एफिशिएंटली वर्क कर पाएंगे उस बिगर पिक्चर के गोल को रीच करने के लिए। So always try to envision goals that are as big as they can be, bigger than life. That is good. That is actually good. At the same time, आता है हमारा ये पॉइंट जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, setting realistic goal, which is not exactly about the big term goal. मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि 10 साल में आपका बिजनेस ऐसा हो कि उसकी ब्रांचेस 10 अलग अलग कंट्रीज में खुल गई हो, have that goal. Have that goal even if you're working on a very small capital right now. तो वो बिगर गोल सही है, लेकिन वो एक बिगर पिक्चर का गोल है। अब आ जाइए स्मॉलर पिक्चर पे। स्मॉलर पिक्चर पे आपका ये कहना कि आप चाहते हैं 10 साल में जो है आपकी कंपनी के 10 ब्रांचेस 10 कंट्रीज में खड़ी हो जाएं, वो अच्छी बात है। बट इन द स्मॉलर पिक्चर आप इवन एक ब्रांच को भी अच्छे से नहीं चला रहे, एक ब्रांच में भी आप अपने फंड्स का प्रॉपरली एलोकेशन नहीं कर रहे, रेगुलरिटी के साथ काम नहीं कर रहे, एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना रहे, कस्टमर के साथ इंटरैक्ट नहीं कर रहे, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। और वो प्रॉब्लम इसलिए होती है बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ बिगर पिक्चर गोल्स पे फोकस कर रहे हैं और आप स्मॉलर पिक्चर में चीज़ों को इम्प्रूव करने का प्रयास ही नहीं कर रहे, दैट इज़ वेयर यू कैन से द प्रोसेस इज इम्पैक्टेड, the goal itself is impacted. वहीं पे जब हम बात करते हैं रियलिस्टिक गोल्स को सेट करने की इन द स्मॉलर पिक्चर, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू टेक द वर्क वन डे एट अ टाइम। आप हर दिन अपना लेवल बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हर दिन लेवल बेस्ट अपनी टू डू लिस्ट को क्रिएट करेंगे कि आज इन टास्क को कंप्लीट करना ही है। बट वो टास्क ये नहीं होंगी कि आज $1 मिलियन एकदम से इकट्ठे कर लेना है फ्रॉम समवेयर समहाउ। दैट विल नॉट बी रियलिस्टिक। ये ज़रूर हो सकता है कि आज आपको कॉन्सेप्चुलाइज करना है हाउ टू कलेक्ट द फर्स्ट 1000 आउट ऑफ दैट $1 मिलियन, ये गोल ज़रूर हो सकता है। बट जंपिंग राइट ऑन टू द बिगर शार्क विदाउट हैविंग एनी क्लैरिटी व्हाटसोएवर, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू बी कंसिडरेट अबाउट। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज़ क्रूशियल टू सेट रियलिस्टिक गोल्स बाय डिफाइनिंग क्लियर एंड अचीवेबल ऑब्जेक्ट्स। हमारा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप जब एक गोल को सेट करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना अपने लिए कि इफ़ यू आर सेइंग यू वांट टू generate a profit of 10 million for your business in the next 1 year, it's great, but exactly why?
what is it that you are trying to achieve beyond the 10 millions that you will earn one day? आप कहाँ पे उसका allocation करना चाहते हैं? कौन से avenues of your business को आप grow करना चाहते हैं, expand करना चाहते हैं with the same? Try to establish a sense of understanding in your own mind in regards to every single thing that you do, big and small. बड़े से बड़े गोल से लेके छोटे से छोटे एम्बिशन तक, बड़े से बड़े टास्क से लेके छोटी से छोटी डेली टू डू लिस्ट तक क्लियर एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना ज़रूरी है. बिकॉज अगर आपके दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और आप सेट कर रहे हैं अपने टू डू लिस्ट में 400 टास्क्स, will you be able to work all of them out? Will you be able to perform all of them on regular basis? Because आपका backlog फिर इतना heavy इकट्ठा हो जाएगा कि then you will be just drowning in that. अपने लिए goals बड़े set कीजिए, regular basis की जो tasks हैं वो achievable manner में, considerate manner में ऐसी set कीजिए that actually get you towards your goals, the bigger term goals. तो यहाँ पे रियलिस्टिक गोल से ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बिग टर्म गोल्स को छोटा करिए, एब्सोल्युटली नॉट. उनको आप सिर्फ एक्सपैंड करिए, दे नीड टू एक्सपैंड. द पॉइंट इज रेगुलरली अचीवेबल टास्क्स, अचीवेबल ऑब्जेक्ट्स पे कॉन्स्टेंटली रिगरसली काम करते रहिए, तभी जाके इन अ रियलिस्टिक मैनर आप अपने बिग टर्म गोल्स को अचीव कर पाते हैं. You can focus your resources on the most important areas. Setting realistic goals helps you prioritize and make efficient use of your limited capital. अब प्रायोरिटाइजेशन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. आई थिंक सिर्फ उन स्टार्टअप्स के लिए नहीं जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, रादर हर एक स्टार्टअप के लिए, हर एक बिजनेस के लिए, मोर सो इन स्टार्टअप्स आई वुड से. बिकॉज प्रायोरिटाइजेशन एग्जैक्टली है क्या? अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आपके पास 400 टास्क हैं, दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं. डजेंट मीन कि आप 24 घंटे को भी प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करेंगे, राइट? आप एटलीस्ट 400 में से 100 टास्क तो एक दिन में कर सकते हैं. बट उन 100 टास्क को करने के लिए कंप्लीट यू हैव टू फिल्टर आउट. You have to filter out what is it that is the most important to get completed and what is it that you can do later on as well. जैसे कि एग्ज़ाम्स में आपको शायद अपना ही एक्सपीरियंस ऐसा होगा, मे बी यू स्टिल राइट एग्जामिनेशंस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो उसमें क्या होता है कि जब भी क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, 5 मिनट का रिव्यू पीरियड होता है जिससे पहले आपको आंसर स्क्रिप्ट दी जाती है. 5 मिनट जस्ट टू रीड द क्वेश्चन पेपर. वो क्यों होता है? ताकि आप उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करके, समझ के, इफ़ देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ चूजिंग क्वेश्चंस, 5 आउट ऑफ 10 आपको अटेम्प्ट करने या 4 आउट ऑफ 10 आपको अटेम्प्ट करने, आप प्रायोरिटाइज कर सके हैं विच वन आर द वंस दैट यू फील द मोस्ट कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट in your answer script, that you find the most important to be attempted in the answer script, that you know will be the best to be attempted in your answer script. प्रायोरिटाइजेशन का मतलब टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में भी होता है. प्रायोरिटाइजेशन का मतलब ऑफ कोर्स रिसोर्सेज के संदर्भ में भी होता है. प्रायोरिटाइजेशन का मतलब इवन होता है कम्युनिकेशन के संदर्भ में भी. What form of communication are you prioritizing at the moment? Are you prioritizing simply conveying the information because that is what you feel comfortable with at the moment? Are you prioritizing a two-way conversation with your customers? Prioritization can be in terms of communication as well, कि आप सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या कस्टमर्स के फीडबैक को कलेक्ट करना भी आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. इट इज़ टोटली योर कॉल. यहाँ पे हम कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं टू प्रायोरिटाइजिंग. वी आर जस्ट सेइंग कि इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अचीवेबल गोल्स ऑन रेगुलर बेसिस, प्रायोरिटी एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. बिकॉज सेटिंग योर प्रायोरिटी स्ट्रेट एंड इन द करेक्ट डायरेक्शन, कि these are actually the things which you need to get done anyhow, somehow, in order to make it through the day and walk closer to your bigger picture goal. Prioritization आपके लिए एक ज़रूरी प्रोसेस बन जाता है. रादर प्रायोरिटाइजेशन आपके लिए अपनी रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज़ करने का एक ज़रिया बन जाता है. Next, as you can see on the screen right now, cost optimization strategies. One of the key aspects of navigating the path to profitability with limited capital is cost optimization. This involves identifying areas where cost can be
reduced without compromising quality or customer satisfaction. By implementing cost optimization strategies, you can maximize your capital efficiencies. So एक चीज़ है जो कि आजकल आपको कई सारे कंपनीज में देखने को मिल रही होगी. There used to be a time when work from office was the only option. Then came the pandemic. पैंडेमिक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो कि शायद वर्ल्ड में पहली बार देखा गया, वेयर majority of the employees started working from home. It wasn't as if it was easy. वर्क फ्रॉम होम बिल्कुल भी ईजी नहीं था, ना तो एम्प्लॉयज़ के लिए, ना तो कस्टमर्स के लिए, ना ही बिजनेस प्लेटफॉर्म्स के लिए और एंटरप्रेन्योर्स के लिए. आई एम सेइंग इट जस्ट बिकेम ए पॉसिबिलिटी. किसी प्रकार से सम वे सम हाउ पीपल स्टार्टेड टू नेविगेट थ्रू इट. तो इनिशियली जो वर्क फ्रॉम होम इतना डिफिकल्ट, इतना डॉन्टिंग लग रहा था, इन द लॉन्गर रन वो एक नॉर्मैलिटी का ही पार्ट बन गया. अब ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए कोट किया बिकॉज शायद आपको अभी भी जानकारी होगी कि इवन दो द पैंडेमिक has been over for quite a while, the quarantines have been lifted since a very long time, कई कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के पास अभी भी ये ऑप्शन होता है कि दे कैन वर्क फ्रॉम होम. सम एम्प्लॉयज़ opt to work from home, especially since the time of pandemic. कई कंपनीज ने अपने पूरे ही एम्प्लॉय बेस को वर्क फ्रॉम होम सेटिंग में ही प्लेस आउट कर दिया है. यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या? एक जो चीज़ बहुत ही अच्छे से कई सारे प्लेटफॉर्म्स को समझ में आई वो ये है कि मे बी सेटिंग द एम्प्लॉयज़ वर्क स्टेशंस एट देयर रेसिडेंस कैन मिनिमाइज द कॉस्ट्स ड्रास्टिकली. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेदर दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस और नॉट. मैं यहाँ पे अपना जजमेंट बिल्कुल भी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ इस पॉइंट पे. मैं सिर्फ आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ एज अ पीस ऑफ फैक्ट कि इट डिड हैपन, कि कई सारी कंपनीज को ये रियलाइज़ हुआ कि मे बी वर्किंग फ्रॉम होम और अलाउिंग द एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम कैन contribute so much to cost cutting and a very effective cost cutting जहाँ पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है, स्पेशली वर्क के रिगार्ड्स में, और एटलीस्ट वर्क के रिगार्ड्स में इट इज़ नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड एट ऑल. द वर्क इज़ बीइंग डन रेगुलरली, कंप्लीटली, थरली. इट इज़ जस्ट दैट जो ऑन कैंपस होने के कई सारे कॉस्ट्स होते हैं they could be minimized. In a similar fashion, it has been noted that various platforms have streamlined their business practices, their business functionalities and mechanisms just with the help of not reducing anything as such, भले वो funds के regards में हो या fund allocation के regards में हो, simply efficiently structuring or should I say restructuring how they function. आप इस बारे में ऐसे सोचिए, मान लीजिए अगर आप एक टेक स्टार्टअप चलाते हैं एंड आपके ऑफिस में 3 कंप्यूटर रखे हैं बट काम आप सिर्फ 2 कंप्यूटर से ही करते हो. अब थर्ड कंप्यूटर सिर्फ रखा हुआ है जिसका बिल जा रहा है अननेसेसरली. तो अगर उस कंप्यूटर को आपने ले ऑफ कर भी दिया एंड यू जस्ट सेल इट आउट और उसकी तरफ आप कोई मनी एलोकेट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे काम तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, काम तो होता रहेगा अच्छे से. The employees will also be able to work properly. Financially, you will have a better hold on your funds because once again, now you are only and only putting them on genuinely necessary resources or genuinely necessary avenues or dimensions. मतलब यहाँ पे ये होता है जब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की कि इधर पे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कटिंग द कॉस्ट्स अननेसेसरली कि वो बिजनेस प्रैक्टिसेस को ही हैम्पर कर रहा है. एब्सोल्युटली नॉट. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजेशन. ऑप्टिमाइजेशन और कटिंग में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. कटिंग इज लाइक डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. ऑप्टिमाइजेशन इज मोर सो लाइक ट्रिमिंग. यू आर गिविंग इट अ बेटर लुक. You are making it more efficient. You are allowing it to flourish, your business platform, I mean, with the limited resources that you have, which are now being used in a more effective, efficient manner. बेसिकली बात यहाँ पे ये है कि आप ये ऑप्टिमाइजेशन करते ही सिर्फ उन जगह पे हैं जहाँ पर द ऑप्टिमाइजेशन मेक सेंस. अगर आपको 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है बट आप अननेसेसरली 5 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, विदाउट नो रीज़न फॉर इट एट ऑल, विदाउट नो कॉल फॉर इट एट ऑल, वो आपके बिजनेस प्रैक्टिस को हैम्पर करेगा. बट अब अगर आप कह रहे हो कि आपके बिजनेस में 10 लोग हैं
और कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 लोगों को ही है, बट आपने 10 लोगों को कंप्यूटर प्रोवाइड करके रखा है अननेसेसरली, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी ऑप्टिमाइज्ड, दैट इज व्हाट नीड्स टू बी लुक्ड इनटू। बिकॉज जहाँ जहाँ पे कॉस्ट को इन अ वेरी रियलिस्टिक मैनर एंड इन अ नीडेड मैनर ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, दैट इज व्हाट हैज टू बी लुक्ड इनटू एंड नॉट unnecessarily trimming or cutting parts of the funding or investments for the sake of it. डिस्कशन में अब अगले पॉइंट पे आता है लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैन बी अ पावरफुल ally in unlocking success with limited capital. By leveraging technology, businesses can automate processes, streamline operations, and reduce manual labor costs. Embracing technology enables you to do more with less, ultimately driving profitability. इस बारे में आपको जानकारी होगी ही कि आज से कुछ 50-100 साल पहले ही majority ऑफ इंडस्ट्रीज एक्चुअली मैनुअल लेबर पे डिपेंड करती थी, इंटायरली मैनुअल लेबर पे। देन ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को और भी ज़्यादा बूस्ट मिला, इंडस्ट्रीज एडवांस्ड, टेक्नोलॉजीज एडवांस्ड अराउंड द वर्ल्ड, और धीमे धीमे करके ऐसा हुआ कि आज के ज़माने में मैनुअल लेबर कुछ ही इंडस्ट्रीज़ में हमको देखने को मिलता है। इवन majority ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि इंटायरली मैनुअल लेबर पे डिपेंड करती थी, आज वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से इफेक्टिवली, इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, इन अ टाइम इफेक्टिव मैनर, इन अ वी कैन से क्वालिटी इफेक्टिव मैनर एज वेल वर्कआउट करती हैं, फंक्शन करती है। वंस अगेन यहाँ पे मैं राइट और रॉन्ग के जजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल इफेक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ, अबाउट द आउटपुट, अबाउट द इनपुट। इनपुट किस संदर्भ में? जो कॉस्ट्स लगाई जाती हैं, जो लेबर लगाया जाता है, जो टाइम लगाया जाता है। आउटपुट किस संदर्भ में? जितना टाइम लिया गया और जिस क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को देखा जा पा रहा है इन द आउटपुट इटसेल्फ। बात यहाँ पर यह है कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी एक, कह सकते हैं, इन्नेट पार्ट बनती जा रही है हर एक इंडस्ट्री का। भले ही फूड इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इवन क्लोथिंग सेक्टर हो, चाहे फैशन हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे कोई भी आप इंडस्ट्री या सेक्टर ले लें, टेक्नोलॉजी पे हर एक सेक्टर इंटायरली डिपेंड कर रहा है। वो ई कॉमर्स से लेके, प्रमोशन से लेके, कैलकुलेशन से लेके प्रोडक्शन तक, हर एक चीज़ किसी न किसी रूप में टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ज़रूर करती है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर एक प्रोसेस टेक्नोलॉजिकली बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है वाइल मेंटेनिंग द क्वालिटी एज वेल, विद कंपेरेबली हाफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो कि शायद किसी और रूप में चाहिए हो, एंड इट ऑल्सो मेंटेनिंग अ गुड आउटपुट, ऑफ कोर्स बिजनेसेस वुड ट्राई टू लेवरेज दैट। तो बात यहाँ पे जो एक फोकस करने वाली आती है वो ये है कि एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, समबडी जो कि शायद एक बहुत ही लिमिटेड फंड्स पे काम कर रहा है, try to utilize the technology as much as you can. The tools are right there in front of you. The resources, now more so than ever, because अब तो even tech tools भी online आपको open source में मिल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनको समझने का प्रयास कीजिए, उन पे आप exploration कीजिए, try to figure out how these tools work, which can benefit you to a great degree, especially when it comes to getting the operations of your startup worked out on a very minimal cost as well as a very minimal time investment as well. डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट आता है बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. Collaboration is a key when capital is limited. Building strategic partnerships allows businesses to pool resources, share costs, and tap into new markets. By forming mutually beneficial alliances, you can expand your research and unlock new opportunities for growth and profitability. Because eventually networking एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ में. एंड नेटवर्किंग का गोल ही होता है एक एंटरप्रेन्योर के एक्सपेंशन, एक बिजनेस के एक्सपेंशन की तरफ. अब ये जितनी भी नेटवर्किंग है उसका इवेंचुअल गोल है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बिल्डअप करना, ताकि आपके बिजनेस को एक्सपैंड करते समय यू कैन कोलैबोरेट विद मोर पीपल जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके बिजनेस की तरफ, भले ही वो मॉनिटरली हो या इवन इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज हो, इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस एंड नॉलेज एंड इनसाइट हो, अपने एम्प्लॉय बेस को बढ़ाना, अपने कंज्यूमर बेस एंड इवन ऑडियंसेस को बढ़ाना. सो एट टाइम्स दिस फॉर्म ऑफ business partnership or strategic partnership or networking in general plays a great role in expanding your business एक बहुत ही limited budget पे भी.
Then of course comes the point of marketing on a shoestring budget, जहाँ पे आप हर एक टेक्नोलॉजिकल एवेन्यू को यूज़ कर रहे हैं, हर एक मार्केटिंग एवेन्यू को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आज के ज़माने में फ्री टू कॉस्ट मार्केटिंग इज़ बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर. द पॉइंट इज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड यू हैव टू यूटिलाइज इट एज वेल. आपको ये समझना होगा कि बियॉन्ड द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग, जो अनकन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग है, बियॉन्ड द सिंपल वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन, जो वेरियस टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, जैसे कि ई कॉमर्स हो गया या ई प्लेटफॉर्म्स हो गए, यूटिलाइजिंग देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड अलाउिंग योर सेल्फ, even on a very small budget, to be able to present yourself in the best possible manner. Then of course comes the point of the customer-centric approach. In the journey to profitability, it is crucial to adopt a customer-centric approach. By understanding your customers' needs and providing exceptional services, you can build loyalty and generate repeat businesses. A customer-centric approach can help you maximize the value you deliver with limited capital. Because जब आप काम करते हैं एक कस्टमर की नीड के बेसिस पे या फिर अपने ऑडियंस की नीड्स के बेसिस पे, होता क्या है कि इवन ऑन अ वेरी लिमिटेड बजट आप उनको सेटिस्फाई कर पाते हैं. एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दैट अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज के साथ, जब आप अपने कस्टमर्स की नीड्स को कंप्लीट कर पाते हैं, उनको फुलफिल कर पाते हैं, एट दैट टाइम उनको इस बात से मतलब नहीं होगा वेदर the product or the service has been made out of a very huge production. What they would value eventually is the quality and the value of the product itself. Then of course, the continuous learning and adaptation. In an ever-changing business landscape, continuous learning and adaptation are essential because eventually जब टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर रही है, वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज और मॉडर्नाइज कर रहा है, तो ज़रूरी होता है कि आप और आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी कंटिन्यूअली ग्रो और मॉडर्नाइज करती रहें, ताकि इवन इन द लिमिटेड बजट यू आर एबल टू डू बिगर थिंग्स एज वेल. So in the conclusion, all that you need to understand is the fact that at the end of the day, with the biggest of startups, the most profitable of companies and businesses around the world, it all starts with a great idea and with a great dedication. और जब आप उस great dedication को unlock कर पाते हैं और resilience के साथ अपने brilliant ideas की तरफ काम कर पाते हैं, तब जाके आपका business और आपका startup भी बनता है profitable. तो आशा करते हैं कि आज के हमारे सेशन में आपको कुछ सीखने को मिला होगा और कुछ जानने को मिला होगा बिजनेसेस, स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया के बारे में. और जानने के लिए चेक आउट आवर अदर वीडियोस एज वेल. आप सभी को एक सफल व्यवसाय बनाने के लिए बिजनेस पाठशाला हर बार यूनिक और प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडियाज लेकर आता है. अपने व्यवसाय को शुरू करके आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं और साथ ही देश की उन्नति में भी अपना योगदान कर सकते हैं. इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की पाठशाला में हम आपको बताएंगे स्मॉल स्केल बिजनेस आइडियाज के बारे में. आज के सेगमेंट का पहला बिजनेस आइडिया है बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग. बैडमिंटन वह खेल है जिसे 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर्स द्वारा खेला जाता है. बैडमिंटन रैकेट एक तरह का ओवल शेप मेटल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पॉलीमर थ्रेड्स की वीविंग होती है. बैडमिंटन खेलने के लिए लाइट वेट रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है. बैडमिंटन खेल की लोकप्रियता के कारण बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है. रैकेट्स को बनाने के लिए रैकेट स्टील, एल्युमिनियम या कार्बन फाइबर और स्पेशल टाइप के नायलॉन स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है. आजकल मार्केट में बच्चों के लिए शॉर्ट सॉफ्ट रैकेट्स और एडल्ट्स के लिए लॉन्ग सॉफ्ट रैकेट्स अवेलेबल हैं. बैडमिंटन रैकेट इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज 2022 में 764.3 मिलियन अमेरिकन डॉलर आंका गया और 2023 से 2029 तक इसके 6.7 CAGR से बढ़ने की उम्मीद है. इस बिजनेस में आप 25 से 30% वार्षिक लाभ कमा सकते हैं. बैडमिंटन रैकेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्मॉल स्केल में शुरू करने के लिए आपको 2000 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन, 9 से 10 मैन पावर, 10 से 13 लाख मशीन कॉस्ट और 13 से 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी. आज का अगला बिजनेस आइडिया है बीन बैग मैन्युफैक्चरिंग. बीन बैग एक बहुत ही क्रिएटिव और कंफर्टेबल तरह का फर्नीचर होता है. ये एक तरह सील्ड बैग होता है जिसमें EPS यानी कि एक्सपैंडेड पॉलीस्टाइरीन बीड्स भरी जाती हैं. ये एक फ्लेक्सिबल फर्नीचर होता है और बैठने वाले की पोजीशन और पोस्चर के हिसाब से सेट भी हो जाता है. ये बैग एक तरह का यूजर फ्रेंडली फर्नीचर प्रोडक्ट है.
ये बैग्स लाइट वेट और इजी टू हैंडल होते हैं। समय के साथ मार्केट में बीम बैग्स की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। ये किसी भी व्यवसाय के लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। बीम बैग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज 2021 में 4.88 बिलियन अमेरिकन डॉलर आका गया और 2022 से 2028 की अनुमानित अवधि में इसके 3.5 CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इस बिजनेस से आप 20 से 25% वार्षिक लाभ कमा सकते हैं। स्मॉल स्केल में बीम बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 45 से 50 पीसेस पर डे बनाने के लिए आपको 1200 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 6 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन, 18 से 22 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 9 से 10 स्टाफ की जरूरत होगी। आज के सेगमेंट का तीसरा बिजनेस आइडिया धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग है। धूप बत्ती एक तरह की स्टिक होती है जिसे जलाने पर अच्छी सुगंध उत्पन्न होती है। आमतौर पर ये एक गोल आकार की बाती होती है जिसे अलग अलग फ्लेवर्स के इत्र या खुशबू से भिगोया जाता है। ये ध्यान के अनुभव को बेहतर बनाता है। यह इस्तेमाल किए गए फूलों से बनाया जाता है। धार्मिक संस्थानों, स्पा, पार्लर आदि स्थानों में धूप बत्ती का काफी उपयोग होता है। भारत में धूप बत्ती का बाजार एक साल में 10,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक का है और 2023 से 2028 में इसके 8.8 CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इस बिजनेस से आप 20 से 25% एनुअल प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। धूप बत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 400 से 450 किलोग्राम पर डे मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लगभग 2200 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन, 12 से 15 स्टाफ, 11 से 13 लाख रुपए मशीन कॉस्ट और 16 से 21 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होगी। आज के सेगमेंट का लास्ट बिजनेस आइडिया कैंडल मैन्युफैक्चरिंग है। मोमबत्ती गोल आकार स्टिक होती है जिसके अंदर एक धागा होता है। ये जलने पर आसपास के वातावरण को रोशन करता है और अंधेरे को दूर करता है। रोशनी पैदा करने से लेकर पार्टियों में सजावट के सामान तक मोमबत्ती का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग शेप, साइज, कलर और फ्रेग्रेंस में भी अवेलेबल है। मोमबत्तियां पैराफोनिक मोम से बनाई जाती हैं, जो एक हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट है। ये बिजनेस शुरू करना किसी भी व्यवसाय के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। कैंडल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ग्लोबल मार्केट साइज 2022 में 12.88 बिलियन अमेरिकन डॉलर आका गया और 2023 से 2030 की अनुमानित अवधि में इसके 5.7% CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। इस बिजनेस से आप 25 से 30% वार्षिक लाभ कमा सकते हैं। कैंडल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 150 से 200 किलोग्राम पर डे प्रोडक्शन के लिए 800 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 6 से 7 मैन पावर, 1 से 2 लाख रुपए मशीन कॉस्ट, 7 से 8 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट और 2 से 3 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है कि ये सेगमेंट आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अभी आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पर मिल जाएगा। धन्यवाद।